Greetings of the day, students. So today we are going to start with a new chapter that is called user defined functions. So as the name suggests, we are going to talk about functions, but they will be user defined, means we will have to define it. Till now we have discussed some functions that are already defined, or they are known as library functions, means they are already defined in C, like printf, scanf, and toUpper, toLower. These are some functions that we have already discussed till now, but now we will have to learn, or we are going to learn about the functions that we will define, or that we will write. Okay, so functions are nothing but the procedures that will be used again and again in a program. Let's say in a program we are using factorial procedure 3 to 4 times. So what I will have to do is, let's say if I have a long program like this, I'll have to define nested loops for factorial again and again 3 to 4 times in my program, as you can see on the screen. But let's say I have written this factorial procedure once in my program and defined it very well outside the main, then I can use this procedure by just replacing its name here again and again. Let's say, so it will take only 3 lines: name of factorial, name of factorial function, and name of factorial function, so that we can perform one procedure that is defined over somewhere else apart from main, and we can use it inside the main. This is the main concept of user defined functions. How we are going to do this, how we deal with it, we'll see one by one in our slides. So one of the main strengths of C language is C functions. Until now you have used some C functions like main, printf, and scanf. So concept of functions refer to the characteristics called modularity. मॉड्यूलरिटी का मीनिंग क्या होता है कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, उसको हम सेट ऑफ सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं. तो सेट ऑफ सब प्रॉब्लम में जब हम डिवाइड करते हैं तो उस हर एक सब पार्ट के लिए हम कुछ प्रोसेस लिखते हैं कि जो उनके स्मॉलेस्ट सब पार्ट्स है, ठीक है, उनके लिए हम जो प्रोसेस लिखते हैं उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ओके, सो दिस इज हाउ फंक्शंस रिफर टू द मॉड्यूलरिटी. सो दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन. एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज मेन, बिकॉज मेन फंक्शन इनिशियली एम्प्टी होता है. इसके अंदर जो भी प्रोसेसेस लिखी जाती हैं वो यूजर के द्वारा लिखी जाती हैं. तो मेन फंक्शन क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया. लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि वो ऑलरेडी कहीं पे डिफाइन है, हम बस उसकी डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं हमारे टास्क के लिए. जैसे कि printf का यूज हमें पता है, scanf का यूज हमें पता है, बट ये दोनों फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है. दे आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड इन C, so that is why they are called library functions. Similarly, why do we need UDFs? UDFs का मतलब होता है user defined function, as you all know. So main is the most common recognized UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन. सो जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम C में लिखते हैं, जैसे कि व्हेन वी राइट लॉन्ग प्रोग्राम्स और लार्ज प्रोग्राम इन C, जैसे कि हमने बात की कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है और प्रोग्राम में फैक्टोरियल है वो बार बार अपीयर हो रहा है, लेट्स से 3 to 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है, जहाँ पे हमें फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ रहा है. तो प्रॉब्लम क्या होता है, इनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. ये तीनों नेस्टेड लूप्स हैं जो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, और एक पूरे प्रोग्राम का जो ब्रैकेट है वो अलग है. सो देयर आर सो मेनी ब्रैकेट्स, देयर आर सो मेनी लूप्स, देयर आर सो मेनी सेगमेंट्स, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसीलिए क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल जो टास्क होते हैं जो रीअपियर हो रहे हैं बेसिकली, तो रीअपियरिंग टास्क को हम क्या करते हैं, सेपरेट सेगमेंट्स में लिखते हैं. तो ऐसे सेपरेट सेगमेंट्स में लिखे जाने वाले रीअपियरिंग टास्क को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं. ओके, सो ये इंडिपेंडेंटली कोडेड सब प्रोग्राम्स हैं, इनको हम कोड करते हैं, बट इंडिपेंडेंटली कोडेड सब प्रोग्राम्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं. दे आर मच इजियर टू अंडरस्टैंड, डीबग एंड टेस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस हियर, ठीक है. और जो कि हम फैक्टोरियल का एग्जांपल ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. फाइन. सो there are C programs that can be built on others in form of functions. यानी कि ऑलरेडी प्रीडिफाइंड जो फंक्शंस है उसके ऊपर हम दूसरे C प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं. जैसे कि फैक्टोरियल का C प्रोग्राम है, उसके अंदर में काफ़ी सारे फंक्शंस ऐसे यूज़ करने वाला हूँ जो ऑलरेडी बिल्ट इन है.
जैसे कि printf है या scanf है, अगर मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ कुछ भी, तो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस के यूज़ करके हम UDFs डिफाइन करते हैं। मेन सबसे बड़ा UDF है, उसके अंदर हम काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस का काम क्या है? रीयूज़ का, हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अज्यूम करिए प्रिंटफ की डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि प्रिंटफ की डेफिनेशन 1000 लाइन्स की है। तो अगर प्रिंटफ मैंने कहीं और डिफाइन नहीं किया है और अगर मैं प्रिंटफ भी मेन के अंदर ही डिफाइन करता, तो हम प्रिंटफ तो मेन के अंदर कम से कम 10 to 20 टाइम्स यूज़ करते हैं। एवरेज प्रोग्राम में कोई भी अगर आप मिडल लेवल का प्रोग्राम लिखे तो उसमें प्रिंटफ कितनी बार यूज़ होता है? 10 to 20 टाइम्स। तो अब सपोज करिए अगर मेन की प्रिंटफ की डेफिनेशन 1000 लाइन्स की है, तो बार बार सिर्फ अगर मैं 10 टाइम्स प्रिंटफ यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं 10 टाइम वहाँ पे प्रिंटफ यूज़ करने की जगह पे वहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखता, जैसे कि हम फैक्टोरियल की लिखते हैं कहीं पे भी यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम मेरा 10,000 मिनिमम लाइन्स का हो जाता। ठीक है, मिनिमम 10,000 लाइन्स। सो यू कैन अज्यूम दैट हाउ रिडिकुलस इज दैट थिंग टू राइट डाउन डेफिनेशन एवरी टाइम, ओके, रादर देन यूजिंग दैट फंक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं? प्रिंटफ और स्कैनफ की तरह डेफिनेशन एक ही बार लिखेंगे और मल्टीपल टाइम्स उसको यूज करेंगे, 1+ टाइम्स। ओके, सो दोज आर कॉल्ड फंक्शन, यूजिंग अ फंक्शन एंड इट्स डेफिनेशन। ओके, तो इससे अच्छा क्या होगा? हमारा प्रोग्राम की लेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी और प्रोग्राम टाइम एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम को बार बार एक ही चीज रिपीट करके नहीं लिखनी पड़ेगी, प्रोग्राम की लेंथ भी कम हो जाएगी। राइट, तो हाउ वी आर गोना डू यूजर डिफाइंड फंक्शन और राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन? उसके लिए सिंटैक्स है, उसकी एक रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप यानी हमारी सी टाइप्स में से ही कोई होगी, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, इस टाइप की यूजर डिफाइंड टाइप्स या सी की टाइप्स, बेसिकली डेटा टाइप्स रिटर्न टाइप में होती है। कि फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? वो मुझे इंटीजर नंबर दे रहा है, वो मुझे फ्लोट नंबर दे रहा है, वो मुझे कोई कैरेक्टर दे रहा है। ठीक है, फिर हम फंक्शन का नाम डिसाइड करते हैं। तो नाम क्या है? एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर हमें पता है आइडेंटिफायर कैसे डिफाइन करते हैं, उसके रूल्स क्या है, वी ऑलरेडी नो दैट। सो फंक्शन का नाम आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। जो भी अलाउड वेरिएबल नेम है, अगर वो वेरिएबल नेम सही है तो आप उसको एज अ फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन नेम और वेरिएबल नेम डिफाइन करने के रूल्स सेम रहेंगे। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, क्योंकि फंक्शन है वो कोई वेरिएबल यूज करके आगे बढ़ेगा। जैसे हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए होगी कि आपको कौन से नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। हर बार आप सेम नंबर का फैक्टोरियल तो फाइंड करेंगे नहीं कि मैंने फंक्शन लिख दिया मुझे फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो बट यू विल नीड टू गिव दैट फंक्शन नंबर, फंक्शन अ नंबर। आपको उस फंक्शन को एक नंबर देना पड़ेगा जिसका आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है। जैसे मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 फाइंड करना है, फैक्टोरियल ऑफ 6 फाइंड करना है, तो ये एक एक नंबर है, यानी कि इसको एक नंबर चाहिए होगा जिसका वो फैक्टोरियल फाइंड करेगा। तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, फिर फंक्शन बॉडी होगी। फंक्शन बॉडी का काम है कोई भी चीज कैलकुलेट करना, कोई भी चीज को परफॉर्म करना। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे। एंड देन रिटर्न एक्सप्रेशन, वो कोई एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी नंबर रिटर्न करेगा, कोई भी कैरेक्टर रिटर्न करेगा, कोई भी एक डेटा टाइप है उसका वेरिएबल रिटर्न करेगा। ठीक है, या फिर वो एक्सप्रेशन भी रिटर्न कर सकता है, जैसे कि a+b, रिटर्न a+b, तो a और b का एडिशन करके वो रिटर्न करेगा। जैसे कि हमारा फंक्शन नेम है, आर्ग्यूमेंट्स हैं इंटीजर a और इंटीजर b, तो यहाँ पे इंटीजर a और इंटीजर b आर्ग्यूमेंट्स हैं और वो रिटर्न करेगा a+b। इंटीजर a इंटीजर b दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये कॉमा साइन है बीच में। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स है। फंक्शन नाम है ऐड, तो फंक्शन का नेम में क्या रखता हूँ? ऐड, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली इंटीजर होगी। तो मैंने एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, इंटीजर ऐड, ब्रैकेट में इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, और रिटर्न हम क्या करेंगे? a+b, एज सिंपल रिटर्न ब्रैकेट में a+b, यहाँ पे रिटर्न आएगा। ओके, सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी डिफाइन अ फंक्शन। सो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है कैसे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक सी प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, जो भी आपको इंक्लूड करना है, डिफाइन करना है, वो सब ऊपर आ जाएगा। उसके बाद में फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखेंगे। प्रोटोटाइप का मतलब है कि ऐड नाम का कोई भी फंक्शन मैं मेन में यूज करूंगा, पर मैं डिफाइन उसको मेन के बाद करूंगा। ठीक है, तो मेन के आगे हम उस फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप मेन के आगे पूरा का पूरा ये फंक्शन है वो डिफाइन भी कर सकते हैं, तो ऑलरेडी उसकी डेफिनेशन आ गई है, तो प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो फंक्शन मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, उस पूरे फंक्शन को यहाँ से मैं कट करके इस पूरे फंक्शन को फॉर अ व्हाइल लेट्स से वी आर कमेंटिंग दिस लाइन,
और मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे फंक्शन की डेफिनेशन ही यहाँ आ गई, फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसकी पूरी डिटेल ही मैंने आगे दे दी है। तो मुझे उसकी प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, टेम्पररीली मैं प्रोग्राम को बता रहा हूँ। मैं इसको वापस नीचे रख देता हूँ, ठीक है, आई विल कट इट फ्रॉम हियर और मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फाइन। सो उसकी डेफिनेशन नीचे है, तो हमें प्रोग्राम को या कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ जैसे कि इंटीजर ऐड, कि जो मैं फर्दर यूज करने वाला हूँ, पर वो डिफाइन मेन की लूप खत्म हो जाने के बाद या मेन का सेगमेंट खत्म हो जाने के बाद उसकी डेफिनेशन आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी रिटर्न टाइप है जैसे कि इंटीजर, और या फिर प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं पहले वो देख लेते हैं कि इंटीजर, फिर फंक्शन का नाम है ऐड, ये वैलिड आइडेंटिफायर नेम है, और फिर अंदर लिखा है मैंने इंटीजर। मुझे कुछ ऐड करना है तो मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों इंटीजर्स को ऐड कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे उसकी डेटा टाइप से दे रहा हूँ। तो प्रोटोटाइप में हम क्या देते हैं कि हम रिटर्न कौन सी डेटा टाइप करेंगे, फंक्शन का नाम क्या होगा और फंक्शन की आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है, अगर चाहिए तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगी, नहीं चाहिए तो हम मना कर सकते हैं, पर रिटर्न टाइप होना जरूरी है। रिटर्न टाइप इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, वॉइड। इसका मतलब है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू गेट एनीथिंग, आपको उस फंक्शन से कोई रिटर्न डेटा टाइप नहीं मिल रही है, वो बस फंक्शन अपना काम करके कुछ प्रिंट करके वहीं पे रख रहा है। ठीक है, बट वी नीड एन इंटीजर, क्योंकि हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तब हमें कुछ मिल रहा होगा। फाइन, और या फिर क्या कर सकते हैं, हम तीन इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो मैंने उसकी प्रोटोटाइप अभी चेंज कर दी है। तो इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, वो रिटर्न इंटीजर करेगा। अब वहाँ पे तीन नंबर है, इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर डमी वेरिएबल होते हैं। डमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल्स जो हैं, ठीक है, इनका स्कोप इस एरिया में ही है, जो मेरा सिलेक्टेड एरिया आपको दिख रहा है उसी एरिया में इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी डिफाइंड है। यानी कि अगर आपको वापस ये नाम इनके अंदर यूज करने हैं डेफिनेशन के लिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हर एक वेरिएबल का एक स्कोप होता है। तो ये जो तीन वेरिएबल हैं उनका स्कोप कितना है, यहाँ से लेके नीचे तक ये पूरा फंक्शन है उसके अंदर ही है, उसके बाहर ये तीनों वेरिएबल वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर आंसर, मुझे कहीं आंसर स्टोर करके रिटर्न करना है, क्योंकि रिटर्न वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो मैं आंसर को रिटर्न करूंगा। तो आंसर के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, वो बेसिकली मुझे तीन वेरिएबल का एडिशन है वो दिख करके आंसर में स्टोर कर रहा है और मैं आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फॉर अ व्हाइल आई एम कमेंटिंग दिस, स्टार्ट कमेंट एंड एंड कमेंट। मैं चीज़ें आंसर में क्यों स्टोर कर रहा हूँ, एक वेरिएबल क्यों बढ़ा रहा हूँ, जबकि मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था जो मैंने पहले लिखा हुआ था कि वैल्यू हमें अगर प्लस करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा और आंसर रिटर्न करूंगा। बट हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों का एडिशन वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम z इज इक्वल्स टू एड x और y, तो ये जो आर्ग्यूमेंट हमें यहाँ पे देनी है कि हमें उसको नंबर देने पड़ेंगे ऐड करने के लिए, तो वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कितनी आर्ग्यूमेंट्स है, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे मैंने कितनी आर्ग्यूमेंट दी है, 2 आर्ग्यूमेंट्स ही दी है। तो मुझे एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देनी पड़ेगी, जैसे कि w इज इक्वल्स टू 9। फाइन, तो मैं यहाँ पर तीसरा नंबर दे रहा हूँ एक्स वाई डब्ल्यू। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटीजर ए बी सी नाम लिया है, मैं पास कर रहा हूँ एक्स वाई डब्ल्यू, तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर सेम हो। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है कि वो कौन सा इंटीजर है वो सेम होनी चाहिए। फाइन, बट यहाँ पे हम ए बी सी 3 नंबर रिसीव कर रहे हैं इस फंक्शन में, ऐसा समझा जा रहा है। तो अंदर जो फंक्शन के नाम यूज होंगे वो इन वेरिएबल्स के हिसाब से यूज होंगे, पर जैसे मैंने बताया इनका स्कोप या इनका एरिया कितना है, इस फंक्शन के बराबर ही है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बाकी इस फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल्स की वैल्यू या नेम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड है और एक्स वाई डब्ल्यू है। तो x है वो a को कॉरेस्पॉन्डेंस है, y है वो b को कॉरेस्पॉन्डिंग है, w है वो c को कॉरेस्पॉन्डिंग है। सिर्फ नाम से मतलब है, तीनों वेरिएबल का टास्क है वो जो यही फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो क्या कर रहा है वो a प्लस बी प्लस सी रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू रिटर्न करेगा। 9 और 3 12 और 2 14 रिटर्न करेगा। इफ आई रन दिस, so as you can see I have printed the value of z is equals to 14. So we have talked about the function. Let's see couple of more examples. So now let's discuss the another example of UDF. तो यूजर डिफाइन फंक्शन में हम दूसरा क्या करने वाले हैं, एक लेट्स से वी आर डिफाइनिंग अ मैक्स फंक्शन।
तो हमें ऑलरेडी 3 नंबर का मैक्स फाइंड करना इफ़ से सीखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोसीजर लिख देंगे कि अगर हमें बार बार मैक्स फाइंड करना है कहीं पे तो हम क्या करेंगे, मैक्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड यूज़ किया हुआ है, मैं इसको निकाल देता हूँ, इसकी जगह पे क्या लिख लेता हूँ, लेट्स से मैक्स। फाइन। बट यहाँ पे सिर्फ हमने प्रोटोटाइप लिखा है, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं कि फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे तीनों इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं। या फिर हम अब एक दूसरी प्रोटोटाइप ले लेते हैं, जैसे कि फ्लोट। तो फंक्शन है वो फ्लोट रिटर्न कर रहा है। फाइन। 3 फ्लोट नंबर दे रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि फ्लोट ए, फ्लोट बी और फ्लोट सी। लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट इट एवरीवेयर। ठीक है, तो 3 फ्लोट नंबर हम उसको देंगे। आर्ग्यूमेंट यानी क्या होता है कि जिसके ऊपर हमें काम करना है, तो हमें 3 फ्लोट नंबर्स के ऊपर काम करना है और मैक्सिमम रिटर्न करना है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। मैं इसको कॉपी करके क्या कर लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिफाइन दैट फंक्शन। तो अब नीचे हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। फाइन। तो मैं क्या करूँगा, एक फ्लोट रिजल्ट ले लेता हूँ, क्योंकि अब हमें फ्लोट रिटर्न करना है। तो फ्लोट RES ले लेता हूँ, वेरिएबल। अगेन यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है उसकी कैपेसिटी या उसकी बॉर्डर क्या है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के बाहर ये सेम नाम में यूज़ कर सकता हूँ। जनरली मेन के ही अंदर जो फंक्शन में डिफाइन करते हैं उसकी बॉर्डर कहाँ तक होती है, मेन के अंदर होती है। तो मेन के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है सेम फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है सेम फंक्शन या सेम नेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्लोट रिजल्ट मैंने डिफाइन किया हुआ है, रिजल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो मैं रिजल्ट में अपना आंसर स्टोर करूँगा और रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। तो रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले मुझे तीनों नंबर में से मैक्स फाइंड करना है। तो पहले 3 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे XYW लिए हुए हैं, यहाँ पे भी सेम नंबर ले सकते हैं, बट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैं ABC ले रहा हूँ और डिनोट कर रहा हूँ कि ABC और XYZ दोनों डिफरेंट नाम है, पर हम फंक्शन में डिफरेंट नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ चेक करूँगा A ग्रेटर देन B, या फिर हम टर्नरी यूज़ कर सकते हैं। लेट अस स्किप द इफ़ कि रिजल्ट को हम क्या असाइन करेंगे, रिजल्ट को हम वी विल चेक A ग्रेटर देन B। ठीक है, अगर A ग्रेटर देन B में A बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क में हम क्या चेक करेंगे, वी विल चेक इफ A इज ऑल्सो ग्रेटर देन C। फाइन। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे A, अदरवाइज हम असाइन करेंगे C अगर A बड़ा नहीं है तो। और A ग्रेटर देन B गलत है तो हम दूसरे ब्रैकेट में क्या चेक करेंगे, दैट इफ B इज ग्रेटर देन C। फाइन, ये भी सही है तो हम क्या कर देंगे, B असाइन कर देंगे। ये गलत है तो हम क्या असाइन करेंगे, C असाइन करेंगे। तो एक ही लाइन में मैंने क्या कर दिया है, 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड कर दिया है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन दिस कि A ग्रेटर देन B है, ठीक है, और अगर सही है तो ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, और अगर A ग्रेटर देन B गलत है यानी कि B बिगर नंबर है तो ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और A बड़ा है तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है कि A अगर B से बड़ा है तो A C से भी बड़ा है कि नहीं। अगर है तो A लार्जेस्ट है, A अगर C से बड़ा नहीं है तो C लार्जेस्ट है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड इट विद B। फाइन। और ये अगर कंपैरिजन गलत हो गई तो B बड़ा है तो फिर B को C के साथ कंपेयर करेंगे, और B है वो C से भी बड़ा है तो B इज़ बिगर, और नहीं है तो C इज़ द बिगेस्ट नंबर। ओके, तो ये एक ही लाइन में हमने कंपेयर कर लिया। इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, 2 3 9, तो 9 शुड बी द आंसर आई गेस। ओके, वी आर हैविंग द 9 एज आंसर। क्लियर है, सो हमारा अजम्पशन है वो सही है। या फिर मैं यहाँ पे 20 डिनोट कर देता हूँ एंड लेट अस चेक अगेन, वी हैव द 20 आंसर, तो हमें मैक्सिमम मिल रहा है। फाइन। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है तो इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इफ एल्स से जो डिफाइन किया था, इफ A ग्रेटर देन B, ये अगर चीज़ सही है तो हम क्या चेक करेंगे, इफ A ग्रेटर देन C है कि नहीं। ये दोनों चीज़ सही है तो हम क्या करेंगे, RES इज इक्वल टू C डिफाइन कर देंगे, यानी हमारे रिजल्ट में हम क्या स्टोर कर देंगे, A स्टोर करेंगे। सॉरी, A ग्रेटर देन B भी है, A ग्रेटर देन C भी है। A ग्रेटर देन B है पर A ग्रेटर देन C नहीं है, तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम करेंगे कि रिजल्ट इज इक्वल टू C है। अगेन ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो इसके अंदर हम अगर ये चीज़ डिफाइन नहीं करते हैं तो भी इट्स ओके। डिफाइन का मतलब है ब्रैकेट्स नहीं रखते हैं तो भी इट्स ओके। फाइन, ये चीज़ हो जाने के बाद लेट अस कंपेयर कि इसका एल्स पार्ट ले लेते हैं कि अगर A ग्रेटर देन B ही गलत है, जो हमारा बिगेस्ट बाहर वाला ब्रैकेट है उसका एल्स पार्ट ले लेते हैं, A ग्रेटर देन B ही गलत है तो क्या हो सकता है, चेक करेंगे, इफ
बी ग्रेटर देन सी सही है। ए ग्रेटर देन बी गलत है, मतलब बी बड़ा है। तो अगर बी ग्रेटर देन सी सही है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू बी लिख देंगे, ओके, और एल्स रिजल्ट इज इक्वल्स टू सी लिख देंगे। ओके, सो वी हैव एवरीथिंग डिफाइंड एंड एवरीथिंग रेडी, फाइन। अब इसको रन करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा हमें। आई विल जस्ट क्विकली रन दिस, दैट इज इक्वल्स टू 20, फाइन। तो जो चीज़ हम इतनी सारी लाइन्स में लिख के कर सकते हैं वो सेम चीज़ हम टर्नरी ऑपरेटर से एक ही लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर हम ये भी चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से ये पूरा जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है उसको डायरेक्टली एज एन एक्सप्रेशन हम कहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर पोस्ट कर सकते हैं ऑन प्लेस ऑफ RES, तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा, फाइन। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट फाइंडिंग मैक्सिमम। अब क्विकली क्या बात कर लेते हैं फैक्टोरियल के बारे में, कि हमें बार बार कहीं पे मैक्सिमम फाइंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड करना था, मेरे और कोई 3 वेरिएबल है, जैसे कि मैं कौन सा वेरिएबल ले रहा हूँ, n1, फिर n2, ठीक है, फिर n3, ये मेरे 3 वेरिएबल हैं। इनकी वैल्यूज़ मैं अभी दे रहा हूँ, यूज़र से भी ले सकते हैं। 77 इज इक्वल्स टू 90 और इज इक्वल्स टू 87, फाइन। ये 3 वेरिएबल है। अगेन मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे कि एक और वेरिएबल मुझे चाहिए होगा इनके आंसर के लिए, मैं उसको नाम दे देता हूँ NS, ठीक है। तो NS नाम का वेरिएबल है, उसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, मैक्सिमम फ्रॉम n1, n2 और n3। फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली z की तरह क्या कर दूंगा, इसको प्रिंट कर दूंगा NS को, फाइन। NS को प्रिंट करके NS की वैल्यू अपडेट करवा देंगे इस तरीके से। एंड इफ आई जस्ट रन दिस वी शुड गेट द आंसर 90। जैसे कि हमें पता है हमें 90 आंसर मिलना चाहिए, NS 90 है, Z 20 है, वी शुड यूज /n समवेयर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैंने ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया होता मैक्स, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें ये जो पूरा रूटीन है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 to 8 लाइन का रूटीन, हमें इस प्रोग्राम में कितनी बार पेस्ट करना पड़ता, 2 बार पेस्ट करना पड़ता। एक तो मैक्स मैंने यहाँ पे फाइंड किया, एक तो मैक्स मैंने यहाँ पे फाइंड किया। अब आप अज्यूम करिए कि ऐसे मुझे मैक्स है वो प्रोग्राम में 8 to 10 टाइम्स फाइंड करना पड़ रहा है, कहीं कहीं डिफरेंट जगहों पे। तो मुझे 8 to 10 टाइम्स ये जो पूरा रूटीन है मेरा, मुझे वो वहाँ पे पेस्ट करना पड़ता, हर एक बार मल्टीपल या नेस्टेड इफ एल्स लिखने पड़ते। तो फंक्शन का मेन बेसिक चीज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, रीयूज़। मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूँ तो बार बार उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी ये फंक्शन यहाँ पे अपीयर होगा तो मेरा प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि हम डिबग कर रहे थे तो प्रोग्राम जब इस कंट्रोल पे इस जगह पे पहुंचेगा, जस्ट सेकेंड, हाँ, जो जहाँ पे मैंने मैक्स को कॉल किया हुआ है इसको कहते हैं कॉलिंग। जहाँ पे भी आप मैक्स फंक्शन है जो डिफाइंड है वो मेन के अंदर लिख रहे हैं उसको कहते हैं कॉलिंग। इसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। और जो हम नीचे कर रहे हैं वो फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन एक्चुअली में क्या करेगा, ये उसकी डेफिनेशन है यहाँ पे जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग कहाँ पे होता है, फंक्शन कॉलिंग मतलब फंक्शन का यूज, ओके। तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, फंक्शन कॉलिंग, कि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कि प्रोसीजर अप्लाई करिए यहाँ पे। ये फंक्शन क्या है, प्रोटोटाइप है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप, ओके। और लास्ट में क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। सो दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, फाइन। सो इस तरीके से हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेट्स से हमें प्रोग्राम में बार बार क्या करने की जरूरत पड़ रही है, फैक्टोरियल डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड factorial. So you can just pause the video and define it. Before that, let me just clear this up. Okay, so let's define a function called factorial that we can reuse. तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इंटीजर, एक फैक्टोरियल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ फैक्ट, इंटीजर फैक्ट नाम का फंक्शन डिफाइन कीजिए। और आपको क्या चाहिए होगा, बेसिकली एक नंबर चाहिए होगा जो भी एक इंटीजर होगा। फ्लोट का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है, तो इंटीजर फैक्टोरियल एक नंबर देंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में और हमें इंटीजर ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रोटोटाइप हो गई। फंक्शन में क्या होगा हमने बता दिया है। तो इस अगर फैक्ट नाम कहीं पे आपको मेन में दिखने मिले तो मुझे एरर थ्रो मत करना, ऐसा मैं बेसिकली कंपाइलर को बता रहा हूँ। प्रोटोटाइप हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन नीचे है, क्या करना है वो मेन को पता नहीं है, मेन ने अभी तक फैक्ट की डेफिनेशन देखी नहीं हुई है। तो फिर डेफिनेशन हम अगर नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर मुझे उसका एटलीस्ट प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा, ये बताने के लिए कंपाइलर को कि फैक्ट नाम का फंक्शन है वो प्रोग्राम में कहीं ना कहीं डिफाइंड है। इफ़ यू हैव एनकाउंटर इट बिफोर डेफिनेशन
डेफिनेशन से पहले अगर आपने उसको देख लिया है, एनकाउंटर कर लिया है, तो प्लीज़ आप उसको अभी के लिए अलाउ करिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है वो नीचे प्रोग्राम में है, बेसिकली ये फंक्शन प्रोटोटाइप कहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि इंटीजर NUM इज इक्वल्स टू 5, मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए और वी कैन जस्ट प्रिंट इट इन द आंसर और ANS। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ANS लिख रहा हूँ, ANS इज इक्वल्स टू फैक्ट नाम का फंक्शन है और प्रोटोटाइप में वो क्या मांगता है, जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। वो तो मैं 5 नहीं लिखूंगा, नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो मैं उसे यहाँ पे कैच कर रहा हूँ, आंसर नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहा हूँ जो इंटीजर है। इंटीजर अगर उसकी रिटर्न टाइप है तो यहाँ पे वैसा ही वेरिएबल आएगा जो वो रिटर्न कर सकता है। ओके, सो वी विल कीप दैट थिंग इन माइंड। तो आंसर है वो ऐसा वेरिएबल है जो इसकी रिटर्न टाइप को मैच करता है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। तो किसका किसका हमने फैक्टोरियल फाइंड किया, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज हमने आंसर में स्टोर किया है ANS, फाइन। यहाँ पर हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, फैक्टोरियल ऑफ 15 इज फैक्ट NUM। फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या है, फैक्ट NUM है जो हम रिटर्न कर रहे हैं %d में। अब उसके प्रोसीजर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटीजर है, वो मेन की डेटा टाइप इंटीजर है तो वो रिटर्न 0 करता है, एक्चुअली 0 रिटर्न करता है। 0 है वो कोड है, कोड का मतलब है एवरीथिंग इज ओके, प्रोग्राम हैज़ बीन रन सक्सेसफुली, प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, फाइन। तो यहाँ पर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न करेगा। मुझे उसका नाम क्या देना है, फैक्ट, जो मैंने ऊपर दे के रखा हुआ है। और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल प्रोवाइड करने वाला हूँ, इंटीजर n, जो नंबर से डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे मैंने MUM नम यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे मैं n प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जब हम मेन में लिखेंगे तो मेन में जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने उसको यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया है। डेफिनेशन में क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है वो आप यहाँ पे देंगे। आप सिंपल नंबर भी दे सकते हैं, आप वेरिएबल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसकी प्रोसेस लिखता हूँ, मुझे कौन से वेरिएबल चाहिए होंगे। एक तो इंटीजर फैक्ट इज इक्वल टू 1 चाहिए होगा, फिर लूपिंग के लिए I चाहिए होगा, अभी के लिए 2 रखते हैं। लेट अस सी कि फॉर, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, I इज इक्वल्स टू लेट्स से विल स्टार्ट विथ n, I इज इक्वल्स टू n से स्टार्ट करना है। I शुड बी और n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और n माइनस माइनस करते जाएंगे हर बार हम, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू n, राइट। तो हर इटरेशन में हम क्या कर रहे हैं, I इज इक्वल्स टू n से स्टार्ट कर रहे हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और n माइनस माइनस करते जा रहे हैं हर एक इटरेशन में, ठीक है। और कहाँ तक माइनस माइनस करेंगे, जहाँ तक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है वहाँ तक। सो लेट अस चेक द फंक्शन फॉर दिस। आई थिंक ये मुझे रिडंडेंट दिख रहा है, I इज इक्वल्स टू n, जस्ट लेट मी चेक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, I इज इक्वल्स टू n इनिशियलाइजेशन रिडंडेंट था, I की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। n हमें यहाँ से मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n माइनस माइनस। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार फैक्ट को n से मल्टीप्लाई करके फैक्ट को अपडेट कर दे रहे हैं। फैक्ट इनिशियली 1 था जो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगा और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट की वैल्यू जो कि इंटीजर है, जैसे कि हमने दिखाया है इंटीजर रिटर्न करना है। और एक दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, फंक्शन का नाम भी फैक्ट है और हमारे वेरिएबल का नाम भी फैक्ट है, ये दोनों नेम सेम हो सकते हैं बट इंटरनली यहीं पे, ओके, क्लियर है, बिकॉज दोनों यूजर डिफाइन है इसके लिए। नाउ वी कैन यूज द फैक्ट नेम हियर अगेन, इसके अंदर भी एक फैक्ट नाम का वेरिएबल हो सकता है। सो आंसर इज इक्वल टू फैक्ट ऑफ नम, यानी कि नंबर, वो क्या मिलेगा हमें एज सोन एज वी रन दिस। इसकी प्रोसीजर के लिए उसका ट्रांसफर यहाँ पे होगा, कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल है वो यहाँ पे आएगा। वो क्या करेगा, इसको NUM की वैल्यू पास करेगा। NUM की वैल्यू किसको पास करेगा, n को, यानी कि NUM की जो भी वैल्यू है, अब n है वो होल्ड करेगा और उसके बाद ये प्रोसीजर फॉलो करेगा सिंपल फैक्टोरियल की और आंसर प्रिंट करेगा, फाइन। सो इफ यू रन दिस, एज यू कैन सी, we'll get the answer 120. If I just update the value from number 5 to 6 and if I run this again, as you can see it will update to 720. तो इस तरीके से हम कोई भी रूटीन जितनी भी बार परफॉर्म करना चाहें, जैसे कि मुझे बार बार यहाँ पे 2 टाइम्स ऑलरेडी मैं फैक्टोरियल फाइंड कर चुका हूँ बाय जस्ट राइटिंग अ सिंपल फंक्शन।
तो हम ऐसे रीअपियरिंग प्रोसेसेस के लिए क्या लिखेंगे, फंक्शंस लिखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करे, तो जैसे यहाँ फिर हम आर्गुमेंट दें उसको, कुछ चीज़ें ऑप्शनल भी हो सकती हैं। जैसे कि मेरा एक फंक्शन है प्रिंट लाइन्स, या जो सिर्फ लाइन प्रिंट कर रहा है, तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, उस फंक्शन का नाम ही है लाइन्स प्रिंट करना। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली उसको ये चीज़ें हटा देते हैं, जस्ट लेट्स से रिमूव दिस एंड डिफाइन प्रिंट लाइन्स हियर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे प्रिंट लाइन के जी रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं रख लूँगा। वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वॉइड लिखूँगा, ठीक है। और इंटीजर भी नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स भी कोई नहीं है, तो फैक्ट और एम्प्टी ब्रैकेट। मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन करना चाहता हूँ, एक इंटीजर आई ले लेता हूँ जो क्या कर रहा है, लाइन्स प्रिंट कर रहा है फॉर i is equals to 0, i less than 5, जैसे कि 5 लाइन्स चाहिए तो i plus plus let's say printf this is line %d and then I'll say I। ओके, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, उस तरीके से लाइन प्रिंट करेगा। हर एक लाइन के बाद क्या चाहिए मुझे, /n चाहिए। ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिख के ब्रैकेट्स खाली छोड़ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड। यू कैन स्किप राइटिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट, you can write down just like this, return space nothing else and semicolon, but will suggest to not write anything, क्योंकि ये नहीं कुछ रिटर्न कर रहा है। तो अगर रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, void लिखेंगे। इसका नाम है print lines, तो मैं फैक्ट्स में से क्या कर दूंगा, इसका नाम print lines, फाइन। जो फंक्शन हमने ऊपर प्रोटोटाइप लिखी है वो हम नीचे डिफाइन कर रहे हैं, वो 1 2 5 लाइन्स प्रिंट कर रहा है, नथिंग एल्स। और इसको जस्ट हम यहाँ पे एक बार कॉल कर देंगे, क्योंकि हमें और कोई भी वेरिएबल नेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रिंट लाइन्स फंक्शन कॉल करना है। वो 5 लाइन्स प्रिंट करके दे देगा। इफ आई जस्ट रन दिस 0 1 2 3 4 लाइन, ठीक है, क्योंकि हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। वी कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 5 ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लाइन्स नहीं लिखता हूँ, यानी कि मैं कॉलिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब है कि पूरा फंक्शन खाली है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट होके हमें नहीं मिलेगा। दो यू हैव डिफाइंड अ फंक्शन, वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। क्यों नहीं आउटपुट हमें मिल रहा है, आउटपुट ना मिलने का एक सिंपल रीज़न है, आपने फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी है जो कंपाइलर को बता रहा है कि आप फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन करने वाले हैं। आपने वो फंक्शन डिफाइन भी किया हुआ है आफ्टर मेन, बट यू आर नॉट यूजिंग दैट फंक्शन इनसाइड मेन, एक भी बार आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन डिफाइन करने के बाद उसको कहीं ना कहीं पे यूज करना, ठीक है। तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इनसाइड मेन। अगर आप फंक्शन को मेन के अंदर कॉल नहीं करेंगे तो मेन के अलावा इंडिपेंडेंटली वो वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको उस फंक्शन को मेन में कॉल करना ज़रूरी है। ये जो पार्ट है फंक्शन, जैसे कि हमने बात की है, वो रीयूजेबल कोड है, हम उसका रीयूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन इन आवर मेन फंक्शन या मेन प्रोग्राम, जहाँ पे हम उसको बार बार फंक्शन नाम से कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रीयूजेबिलिटी है, तो वो ध्यान में रखेंगे हम, उस तरीके से हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, फाइन। सो वी विल कीप इट टू दिस ओनली। हमने इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन की प्रोटोटाइप देखी, डेफिनेशन देखी और फंक्शन कॉलिंग देखा, ये 3 चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। तो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल डिस्कस इन डिटेल दैट व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड हाउ दे वर्क प्रॉम्प्टली एंड व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, so yeah, good day, and it is all for today.